डोनाल्ड ट्रंप की टीम में हमें इंडियंस जो हैं वो ज्यादा दिखाई देंगे और यही वजह है शायद कि मोदी जी हमें काफी खुश दिखाई देते हैं। जो नेपाल से आने वाले मनाज़र हैं, वीडियोज़ हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट मौजूदा हुकूमत को खौफजदा करिए। उनकी जाती रिहाइशगाह जला दी है, बाद सरकारी रिहाइशगाहों और सुप्रीम कोर्ट की इमारत को आग लगा दी गई। और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। फिर देखा ना अवाम ने कैसे लितरॉल की है। तो मुझे लगता है पाकिस्तान में भी एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की इसी तरह की दुर्गत बनेगी जिस दिन अवाम खड़े हो जाएंगे, और एक दिन खड़े हो जाएंगे। इसमें देर सवेर हो सकती है लेकिन अल्टीमेटली ये होना है। क्या पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है कि सीआईए चीफ जो है वो इंडियन ओरिजिन का बनने जा रहा है? नेपाल में सोशल मीडिया साइट्स पर पाबंदी और करप्शन के खिलाफ दारुल हुकूमत खटमंडू में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों में 20 अफराद हलाक हो गए। ये बिल्कुल पाकिस्तान वाला मामला नजर आ रहा है। वहाँ जिस तरह जर्नेल और करप्ट सियासतदान मुल्क को लूट रहे हैं, लेकिन वहाँ अब शट डाउन है, एयरपोर्ट पर भागने नहीं दे रहे, फ्लाइटें नहीं जा रही उनकी उड़ के, पूरा मुल्क बंद कर दिया गया। ये आज़ादी इजहार राय से शुरू होने वाला मामला पूरी रजीम नौजवान उड़ा के चलेगी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो जनरेशन जी, जिन्हें यूथ कहा जाता है, वो सड़कों पे आ गए और वो जो प्रोटेस्ट थे वो एक्सपैंड करते करते एंटी करप्शन एंड प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट में कन्वर्ट हो गए। और जो सबसे खतरनाक एक और बड़ी अहम खबर है वो ये है कि भारत की तरफ से कर्फ्यू को उठा के परे मारा। नौजवानों के खौफ में पूरी मशीनरी इस वक्त तबाह बर्बाद। नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म ने इस्तीफा दे दिया, वज़ीर दाखिला ने इस्तीफा दे दिया। मुल्क के 20 नौजवानों की जान की बाजी कुर्बानी, और कर्फ्यू के बाद फौज के अहकामात मानने से इनकार, फौजी गाड़ियों के सामने लेट गए। इस पर यहाँ पे प्रदर्शनकारी पहुंच गए थे और यहाँ पर पूरा सुप्रीम कोर्ट को आपके हवाले कर दिया गया। नेपाल के अंदर भी वही सिचुएशन नजर आ रही है। खटमंडू की बात करें जो उनका कैपिटल कंसीडर किया जाता है, वहाँ पर कह लेंगे केपी ओली ने भी रिजाइन दे दिया। उनके बड़े से बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी सड़कों पर दौड़ लगाते हुए दिखाई दिए। नेशनल चैलेंजेस और भी ज्यादा हैं, जिस तरह से आमिर साहब ने टीजर दिया कि चेतावनी आई है भारत से हमें पाकिस्तान के लिए। ये फौज ने सरेंडर किया, मजीद गोलियां चलाने से इनकार कर दिया। ये जो लावा पक रहा था जो हम कह रहे थे वो फट गया। नमस्कार दोस्तों, अब जैसे नेपाल के अंदर सिचुएशन हुई थी ना, वहाँ पर जेनजी जो जनरेशन है उसने यहाँ पर पूरी की पूरी चीज़ कब्जा कर ली और ये सारी सिचुएशन हुई थी। तो उसके बाद कई सारे इंडिया के अंदर भी लोग थे और वो ये मतलब कि उनको इंडिया की जेनजी जो जनरेशन है उनको उकसाने की ट्राई कर रहे थे कि आप कब करोगे भाई ऐसा। लेकिन वो भूल गए कि नेपाल के अंदर जो जनता थी ना, उनसे जब पूछा गया कि किस टाइप का लीडर चाहिए तो उन्होंने कहा मोदी जैसा। तो इंडिया और नेपाल की सिचुएशन तो बिल्कुल सेम है ही नहीं। हाँ, वो हो सकता है कि पाकिस्तान की जनता नेपाल से इंस्पायर होकर, क्योंकि देखिए वहाँ पर कुछ भी गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, पाकिस्तानी आर्मी ही द रियल रूलर है वहाँ पर। तो हो सकता है कि वहाँ की जनरेशन है वो सामने आए और फिर पाकिस्तानी आर्मी को ज़रा वो है ना GHQ, वहाँ पर थोड़ा अच्छे से पिटाई करके सही मायनों में डेमोक्रेसी लाने की कोशिश करे, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी कुछ भी बेटर होता हुआ मतलब करने नहीं दे रही है यहाँ पर। इसी हाल में हम कई सालों से पाकिस्तान को देख रहे हैं और ना ही यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं। इंडिया के अंदर अब देखो तो इंडिया पूरा 180 डिग्री चेंज हो चुका है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, हो सके तो सुपर थैंक्स के ज़रिए हमें सहायता भी ज़रूर करें। और जो नेपाल से आने वाले मनाज़र हैं, वीडियोज़ हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट, नून लीग और मौजूदा हुकूमत को खौफजदा करिए। नेपाली वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दाखिला का इस्तीफा, सदर वज़ीर-ए-आज़म और सरकारी इमारतों पर नौजवानों का कब्जा, पार्लियामेंट में और जहाज़ों पर फ्लाइटें और फरार, शट डाउन। लेकिन इस वक्त हुकूमती सफ़ों में शदीद खौफ नेपाल के मनाजर देख के, जो नेपाल में नौजवानों ने पार्लियामेंट की बिल्डिंग, वहाँ कांग्रेस के बड़े सियासतदानों के घर, फौजी जनरलों के घर जो हमले किए हैं, कर्फ्यू को उठा के परे मारा। नौजवानों के खौफ में पूरी मशीनरी इस वक्त तबाह बर्बाद। नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म ने इस्तीफा दे दिया, वज़ीर दाखिला ने इस्तीफा दे दिया। मुल्क के 20 नौजवानों की जान की बाजी कुर्बानी, और कर्फ्यू के बाद फौज के अहकामात मानने से इनकार, फौजी गाड़ियों के सामने लेट गए। नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क बचा लिया, प्रसाद शर्मा ने इस्तीफा दे दिया। और इसमें वो कह रहे हैं मैं अपने मुल्क के लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता। सोशल मीडिया पे ये बैन का मामला पूरे मुल्क में फैला, और उसके बाद इसकी असल वजह देखिए आज़ादी इज़हार राय पर नौजवान तबका निकला, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे लवाज़मात थे। तमाम वजारतों के वज़रा ने जो इस्तीफे जमा करवाए, वज़ीर दाखिला, वज़ीर इत्तलात, वज़ीर बिजली, वज़ीर सनद, ये इस्तीफे लिख के फ़ौरन दिए। फौज ने सरेंडर किया, मजीद गोलियां चलाने से इनकार कर दिया। ये यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को बंद करने से मामला शुरू हुआ। यूनिवर्सिटी के तलबा सामने आए। ये जो लावा पक रहा था जो हम कह रहे थे वो फट गया, और ये मौका हुकूमत ने दिया। खुद पूरी रजीम बदल कर इनकलाब की नेपाल में जो बुनियाद रखेगी, दुनिया ने नौजवानों की ताकत तस्लीम की। ये बिल्कुल पाकिस्तान वाला मामला नजर आ रहा है। वहाँ जिस तरह जर्नेल और करप्ट सियासतदान मुल्क को लूट रहे हैं, लेकिन वहाँ अब शट डाउन है, एयरपोर्ट पर भागने नहीं दे रहे, फ्लाइटें नहीं जा रही उनकी उड़ के, पूरा मुल्क बंद कर दिया गया। ये आज़ादी इज़हार राय से शुरू होने वाला मामला पूरी रजीम नौजवान उड़ा के चलेगी।
ये एस्टेब्लिशमेंट नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा खतरनाक मामला है कि देखें पाकिस्तान में लवाजमात सारे वही हैं जो नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश, ये तीनों पाकिस्तान के पड़ोसी हैं और वहाँ के हालात बहुत बेहतर हैं, महंगाई के, अमन व अमान के, मईशत के, गुर्बत के, बेरोज़गारी के। नौजवानों के पास वहाँ लीडरशिप भी नहीं है, खुद लीड करके गए हैं। पाकिस्तान में खान जेल में, यहाँ तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के हालात तो आपको पता है, लेकिन पाकिस्तान में 64% नौजवान ये देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अपने हालात को देख रहे हैं। जिस तरह नेपाल में नौजवान आज़ादी इजहारी राय के लिए निकले, क्योंकि बड़ी कौम बनने के लिए जो कुर्बानियाँ देते हैं, जबर और जुल्म के खिलाफ जो दुनिया भर में मज़ाहमत होती है, ये उसी का एक सिलसिला नज़र आ रहा है। अब यहाँ बदकिस्मती से तहरीक इंसाफ की कॉम्प्रोमाइज़ लीडरशिप की वजह से इमरान खान की इस पुरअमन तहरीक को बड़ा नुकसान पहुँचा, लेकिन यहाँ नौजवानों की एक बहुत बड़ी अक्सरियत मौजूद है। अब ज़ाहिर है ज़िंदगियाँ उनकी हैं, फ़ैसले उनके हैं, मुस्तकबिल उनका है। ये पुरअमन अंदाज में बग़ैर तशद्दुद की इस तहरीक को कैसे कामयाब करेंगे? ज़ाहिर उसमें लीडरशिप का सवाल है। उसमें तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप को हटाने के मामले पर अडयाला जेल से किसी भी वक्त देखें, मेरी इत्तलात है ये खबर आ सकती है, खान का जहन बना हुआ है कि जमात के अंदर तब्दीली लाजमी है। खैबर पख्तूनख्वा की खासतौर पर हुकूमत में वहाँ एस्टेब्लिशमेंट अली मीन गंडापुर साहब की मदद करे, जो आतिफ खान ग्रुप है, उन्हें एंटी करप्शन के नोटिस जाए रहे हैं मालूम जबा और पुराने केसेस मर्दान में, ताकि उन्हें नाहल करवा दिया जाए, खतरा ना रहे। लेकिन ये मामला मेरे ख्याल में उनके भी कंट्रोल में नहीं रहेगा। ये हुकूमत इस वक्त अपनी नशिस्तों को बढ़ाने के चक्कर में ट्रिब्यूनल के जैसे फैसले तहरीक इंसाफ की, चाहे नशिस्तों के हों, चाहे उनकी अददी अक्सरियत हो, ये सिर्फ पार्लियामेंट और सेनेट पर फोकस करें। इन्हें नेपाल की पार्लियामेंट का हाल देखना चाहिए। इस वक्त 450 से ज़्यादा दरख्वास्तें पड़ी हैं तहरीक इंसाफ की, जिन पर फैसले नहीं आ रहे। और 9 मई के केसेस में तहरीक इंसाफ के मजीद लोगों को नाअहल करने का जो मामला है वो भी कि लंगड़ी लूली हुकूमत किसी तरह पार्लियामेंट सेनेट में रख के चला लें और मुज़ाहमत वाले तमाम रहनुमाओं को या सजाएं दे दें या गिरफ्तार कर लें। 26 नवंबर में आज 3 लोगों को उन्होंने सजाएं दी हैं। नेपाल के अंदर भी वही सिचुएशन नजर आ रही है। अगर खटमंडू की बात करें, जो उनका कैपिटल कंसीडर किया जाता है, वहां पर कह लेंगे केपी ओली ने भी रिजाइन दे दिया। उनके बड़े से बड़े जो पॉलिटिशियंस है वो भी सड़कों पर दौड़ लगाते हुए दिखाई दिए हम लोगों को। आज नेपाल के अंदर कह लें कि वो अगस्त था, ये सितंबर है, तो सिचुएशन आखिरकार कहां पर जाती हुई दिखाई दे रही है। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि ये सिर्फ इसलिए हुआ है कि यूएसए की जो 20 एप्स हैं वो बैन कर दी गई हैं नेपाल के अंदर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम स्पेशली यूट्यूब, जहां से जो जेन जी है बहुत ज्यादा अर्न करती हुई दिखाई दे रही थी। और ये जो प्रोटेस्ट है, पहले इसको शक्ल दी गई कि एप्स की वजह से ये जो प्रोटेस्ट है ये कैरी किया जा। जी मैडम, जहाँ तक बात आती है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की कि दूसरे ममालिक इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो ये इस तरह की कॉन्स्पायरेसी थ्योरी चलती रहती है हमारे मखसूसन डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर कि हमारे अंदर जो भी हालात पैदा होते हैं हम किसी वेस्टर्न कंट्री को उसके इल्ज़ाम दे देते हैं। लेकिन अगर हम इसकी रियलिटी देखें तो जो भी ये सूरत हाल होती है, अब हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, यहाँ सोशल मीडिया हमारी ज़रूरत बन गया है और ये हमारा एक बुनियादी ज़रूरत है। आज के दौर में हम लोगों से सोशल मीडिया के ज़रिए कॉन्टेक्ट कर पा रहे हैं और स्पेशली इस वक्त दुनिया के जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो इंटरनेट की रसाई को भी लोगों को बुनियादी ज़रूरत करार दे चुके हैं। ठीक है, तो जो किसी भी मुल्क की हुकूमत होती है, ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो जो लोगों की बुनियादी सहूलियात है, जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, उनको यकीनी बनाएं। लेकिन यहाँ बदकिस्मती से जो हमारे अंडर डेवलप कंट्रीज़ होते हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं, उन पे जो आवाम की ज़रूरियात होती हैं उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। जब आप आवाम की ज़रूरियात को पूरा नहीं करते, जब आप आवाम के मुतालबात को पूरा नहीं करते और उन्हें ओप्रेस करने की कोशिश करते हैं, उन पर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगाते हैं, तो आप उसके बदले जो आवाम होती है उसके अंदर गुस्से को जन्म दे रहे होते हैं। तो अगर आप हम इन्हीं दिन एक जॉन लॉक के बहुत बड़े फिलासफर थे, वेस्टर्न फिलासफर थे, उन्होंने एक थ्योरी पेश की थी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, कि जब भी कोई भी हुकूमत बनती है वो आवाम के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करके बनती है। जो आवाम होती है वो हुकूमत के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है कि वो हुकूमत की पैरवी करेगी, हुकूमत की बातों को मानेगी, कानून पे अमल दरामद करेगी।